भाषा और व्याकरण। बच्चों, ईश्वर ने आवाज या स्वर तो सभी प्राणियों को दिए हैं, जिसके द्वारा वो अपने भाव प्रकट करता है। जैसे कुत्ता भौंककर, चिड़िया चहचहाकर तथा शेर दहाड़कर अपने भाव प्रकट करता है। आरंभ में बच्चा केवल संकेतों द्वारा अपनी बात समझाता है, फिर छोटे छोटे शब्दों द्वारा, बाद में वाक्यों द्वारा अपनी बात कहता है। आगे जाकर वो पढ़ना लिखना सीखकर अपनी बात लिखकर बताने लगता है। धीरे धीरे उसकी भाषा में निखार आने लगता है। इस प्रकार वो सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना सीख जाता है। अब समझिए, इस चित्र में आरुषि और रिया टेलीफोन पर बातचीत कर रही हैं। वे बोलकर अपनी बात समझा रही है। यही भाषा है। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं। इस चित्र में अध्यापिका बच्चों को लिखकर समझा रही हैं। बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। जानते हो बच्चों, संकेत के द्वारा भी हम अपनी बात दूसरे को समझा सकते हैं। ऐसे कुछ संकेत हैं। ऊपर दिए गए इन संकेतों का प्रयोग हम केवल आमने सामने रहकर ही कर सकते हैं। दूर बैठे लोगों से संकेत के द्वारा बात नहीं की जा सकती। अतः दूर बैठे लोगों से बात करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। बच्चों, हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरा हमारे विचार सुनकर स्वीकार या अस्वीकार करता है। यह भाषा का मौखिक अर्थात मुंह से बोलकर कहा गया स्वरूप है। हम अपने विचारों का आदान प्रदान संकेत यानी इशारे से भी कर सकते हैं, परंतु संकेत के माध्यम से हम अपने सभी भाव विचार जता नहीं सकते। और यदि जताने की या प्रकट करने की कोशिश भी की तो दूसरा व्यक्ति संकेतों द्वारा बताई गई बात या विचार समझ ही नहीं सकता। इसके अलावा हम अपने भाव व विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और अन्य लोग उसे पढ़कर समझते हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। भाषा के इसी स्वरूप को व्याकरण में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भाव विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा यानी बोलकर, लिखित भाषा यानी लिखकर, सांकेतिक भाषा यानी इशारा करके। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, नाटक, अंताक्षरी आदि। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र, समाचार पत्र, पुस्तक, कहानी आदि। सांकेतिक भाषा, जब भाषा का जन्म यानी उद्भव नहीं हुआ था, प्राचीन काल में लोग संकेत के द्वारा अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते थे। उस समय अपने भाव जताने का यही एकमात्र शक्तिशाली माध्यम या विचार था। लेकिन संकेतों के द्वारा हम अपनी सभी बातों को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते और न ही दूसरा व्यक्ति हमारी सभी बातें समझ सकता है। परंतु भाषा का विकास हो जाने पर भी हम संकेतों के द्वारा अपने विचार आज भी प्रकट करते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस, पीटी मास्टर द्वारा सीटी बजाना। मातृभाषा, मातृ धन भाषा अर्थात माँ से प्राप्त भाषा। वह भाषा जिसे शिशु अपनी माँ तथा परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे यदि माँ पंजाबी बोलती है तो बच्चे की भाषा भी पंजाबी होगी। यदि माँ गुजराती होगी तो बच्चे की भाषा भी गुजराती होगी। बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार के सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा वो सबसे पहले सीखता है। यही मातृभाषा कहलाती है। राजभाषा, वह भाषा जो देश के सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है, राजभाषा कहलाती है। भारत की राजभाषा हिंदी है। भारतीय संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। हर साल 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग किसी देश के अधिकांश नागरिकों द्वारा किया जाता है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे चीन की राष्ट्रभाषा चीनी है और ब्रिटेन की अंग्रेजी। भारत में हिंदी भाषा का प्रयोग एक बड़े भूभाग में किया जाता है। साथ ही सभी राज्यों में किसी न किसी रूप में किया जाता है। इसलिए हिंदी संपूर्ण राष्ट्र की भाषा है।
इस रूप में इसे राष्ट्रभाषा भी कह सकते हैं, परंतु अभी हिंदी को भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है। मानक भाषा, भाषा में एक रूपता लाने के लिए विद्वानों, भाषाविदों एवं शिक्षाविदों द्वारा भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है उसे मानक भाषा कहते हैं। भाषा के विकास क्रम में प्रायः वर्षों के लेखन में अंतर आने लगते हैं, जैसे दुख दुख, रुपए रुपए, अंत अंत, शुद्ध शुद्ध। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी जाती है। जैसे अमानक रूप है अंत, मानक रूप है अंत में ऊपर बिंदी, अमानक रूप है शुद्ध, मानक रूप है शुद्ध। यानी मानक रूप है श में ऊ की मात्रा आधा द ध, अमानक रूप है ठ आधा ण ड, मानक रूप है ठ में न की बिंदी ड, अमानक रूप है ग य में बड़ी की मात्रा गई, मानक रूप है ग ग के साथ बड़ी। वर्तमान रूपों में अब हल चिन्हों का प्रयोग अधिक होता है। हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार हिंदी में निम्न वर्तनी को मान्यता दी गई है। विशेष, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत, नेपाली, मैथिली, सिंधी, उर्दू, असमिया, संथाली, बोडो, उड़िया, पंजाबी, डोगरी, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, बंगाली तथा कन्नड़। बोली, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है अथवा सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। बोली एक क्षेत्र विशेष तक सीमित रहती है। इसका प्रयोग सरकारी कामकाज में नहीं होता है, जैसे राजस्थानी, मारवाड़ी, भोजपुरी आदि। जब कोई बोली लिखी जाने लगती है तथा उसमें साहित्य की रचना भी होने लगती है तब उसे भाषा कहा जाता है, जैसे ब्रजभाषा, अवधी आदि। उपभाषा, बोली का विकास होने पर उसका क्षेत्र बढ़ जाता है। ऐसे में पढ़ा लिखा वर्ग भी उसे प्रयोग में लाने लगता है और उसमें साहित्य का निर्माण होने लगता है। ब्रजभाषा, मैथिली, अवधी आदि बोलियां हैं, परंतु साहित्य रचना में स्थान पाने पर ये उपभाषाएं बन गई हैं। भाषा और बोली में अंतर। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, परंतु भाषा का क्षेत्र विस्तृत। भाषा का प्रयोग साहित्य रचना में किया जाता है, जबकि बोली का प्रयोग बोलचाल में। बोली का लिखित रूप नहीं होता, जबकि भाषा लिखित रूप में होती है। भाषा सर्वमान्य होती है, परंतु बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे मारवाड़ी, भोजपुरी। कुछ विदेशी भाषाएं। संसार के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली व लिखी जाती है। हर व्यक्ति अपने तरीके से अपनी बात कहता है, अतः सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे नेपाल की नेपाली, चीन की चीनी, स्पेन की स्पेनिश, ऑस्ट्रेलिया की अंग्रेजी, जर्मनी की जर्मन, फ्रांस की फ्रांसीसी। भारत में 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। लिपि, हर भाषा को लिखने का अपना एक ढंग होता है। उसे लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह निश्चित किए गए हैं, जिसे लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी और बंगाल की बांग्ला लिपि है तथा मराठी की देवनागरी, फ्रेंच की रोमन लिपि है। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है उनमें संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। अधिकांश भारतीय भाषाओं का स्रोत संस्कृत है। आइए देखें भारतीय भाषाओं में कितनी समानता है। हिंदी में पानी, संस्कृत में जल, पंजाबी में पानी, बांग्ला में जौल, तमिल में तन्नी, सिंधी में पानी, उड़िया में जोड़ो। हिंदी में पुस्तक, संस्कृत में पुस्तक, पंजाबी में किताब, बांग्ला में बोई, तमिल में पुस्तकम, सिंधी में किताब और उड़िया में बही। हिंदी में बिल्ली, संस्कृत में बिडाल, पंजाबी में बिल्ली, बांग्ला में बिडाल, तमिल में पुणे, सिंधी में बिल्ली और उड़िया में बिलई। हिंदी में सूर्य, संस्कृत में सूर्य, पंजाबी में सूरज, बांग्ला में सुरोजो, तमिल में सूर्यन, सिंधी में सिज और उड़िया में सुज। व्याकरण, बोलने और लिखने में भाषा का शुद्ध होना अति आवश्यक है। यदि भाषा अशुद्ध होगी तो उसका ठीक अर्थ समझना भी कठिन होगा। जैसे सूरज निकल रही है, तुम्हारे को दादी जी बुला रहा है। ऊपर दिए गए दोनों ही वाक्य गलत है, क्योंकि उनमें लिखने में भाषा के नियमों का ध्यान नहीं रखा गया है।
अब पढ़िए, सूरज निकल रहा है, तुम्हें दादी जी बुला रही हैं। बच्चों, क्या आपने समझा कि पहले वाले वाक्य क्यों गलत है? क्योंकि उन वाक्यों को भाषा नियमों के अनुसार नहीं लिखा गया। जैसे पहले वाक्य में सूरज पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग नहीं। दूसरे वाक्य में तुम्हारे को गलत शब्द प्रयोग हुआ है और दादी जी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं। किसी भाषा के प्रयोग की नियमावली को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण भाषा के वर्णों, शब्दों, पदों और वाक्य रचना के रूप को निश्चित करता है। व्याकरण हमें भाषा को सही रूप में बोलना, लिखना और समझना सिखाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के भेद, उनके उच्चारण तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। शब्दोच्चारण, इसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति तथा रचना, उनके भेद तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत शब्दों से वाक्य बनाने के नियमों तथा वाक्य के भेद, अन्वय, विश्लेषण, संश्लेषण आदि पर विचार किया जाता है। ध्यान देने योग्य बातें। व्याकरण भाषा को नियमबद्ध करता है। व्याकरण की जानकारी के बिना कोई भाषा शुद्ध रूप में नहीं लिखी जा सकती और न ही शब्द को शुद्ध रूप में लिखा जा सकता है। व्याकरण केवल याद करने की वस्तु नहीं है, इसे व्यवहार में लाया जाना जरूरी है। व्याकरण में भाषा के वर्ण, शब्द, पद तथा वाक्य पर विचार किया जाता है। इसी आधार पर व्याकरण के 3 अंग है: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। हमने सीखा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार प्रकट करता है। भाषा के रूप है मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण, शब्द, वाक्य। ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है।